हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी शी डाइज टुमारो। ये एक हॉरर थ्रिलर है। फिल्म की स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं देखा होगा। इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा अजीब है कि पूरी फिल्म देखने के बाद भी हमें समझ नहीं आता कि फिल्म में क्या चल रहा था। तो इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि फिल्म में क्या चल रहा था। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस फिल्म की कैटेगरी हॉरर है, लेकिन इसे हॉरर समझकर मत देखना। ये एक ट्विस्टेड मिस्ट्री थ्रिलर है। स्टोरी के बाद मैं कुछ डिटेल्स और अपनी कुछ थ्योरीज आपको बताऊंगा, जिससे एक कंफ्यूजिंग मूवी आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और वो पार्ट सच में इंटरेस्टिंग होगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एमी को, जो कि किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमें उसका बॉयफ्रेंड क्रेग दिखाया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बार बार कह रहा था कि कोई कल नहीं है, कल वो मर जाएगा। तभी एमी जाग जाती है। शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो किसी और जगह पर थी और वहाँ से वो सीधा अपने घर जाती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये घर उसने अभी अभी खरीदा है, क्योंकि अभी तक उसने सामान भी अनपैक नहीं किया। वो अपनी फ्रेंड जेन को कॉल करती है और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि उसने नया घर खरीदा है, क्योंकि जेन उसे नए घर की बधाई देती है। लेकिन एमी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। वो जेन को अपने घर बुलाती है, लेकिन जेन मना कर देती है। वो कहती है कि आज उसकी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। उसका जवाब सुनकर एमी और भी ज़्यादा निराश हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एमी पहले एक अल्कोहलिक थी। वो एक सॉन्ग को रिपीट पर सुन रही थी और सॉन्ग का नाम है रिक्यूमेंड मिनोर लैक्रिमोसा। इस सॉन्ग को लेट 1791 में मोजार्ट नाम के आदमी ने कंपोज किया था, लेकिन ये अनफिनिश्ड रह गया था क्योंकि बीच में ही मोजार्ट की डेथ हो गई थी। मोजार्ट की वाइफ ने बताया था कि इस सॉन्ग को कंपोज करते वक्त वो थोड़ा पागल हो गया था और वो उस सॉन्ग को खुद के फ्यूनरल के लिए ही कंपोज कर रहा था। अब एमी का बार बार इस सॉन्ग को सुनना बिल्कुल भी अच्छे सिग्नल्स नहीं दे रहा। प्लस इस सॉन्ग को सुनते वक्त वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे दीवार से चिपकना, फ्लोर से चिपकना और बैकयार्ड में जाकर गिरे हुए लीव्स को फील करना। अब इस सब का क्या मतलब है? इन सब में एक सिमिलरिटी है कि ये सब चीजें डेड हैं। और तो और वो अपना बग ज़ैपर ऑन करके कीड़ों को मरते हुए देखती है। इस सब से हमें उसके थॉट्स का थोड़ा सा क्लू मिल रहा है। वो ऑनलाइन अपने लिए कुछ लेदर जैकेट्स भी देख रही थी और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रही थी। कुछ देर बाद जेन उसके घर आती है उसे चेक करने, और एमी उसे मिलती है ब्लोअर से डेड लीव्स को ब्लो करते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। अब जेन को देखते ही एमी कहती है कि वो अपनी स्किन की लेदर जैकेट बनवाना चाहती है। ये एक बहुत ही अजीब तरीका है किसी को हाय बोलने का, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जो जैकेट्स वो ऑनलाइन देख रही थी, असल में वो अपने लिए नहीं देख रही थी। वो उनमें से एक डिज़ाइन पसंद कर रही थी जो कि वो अपनी स्किन का बनवा सके। अब ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, और अगली ही लाइन में वो इसका भी जवाब दे देती है। वो कहती है कि कल वो मरने वाली है और वो मरकर भी यूजफुल साबित होना चाहती है। अब इससे हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि कल वो मरने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि कल वो क्यों मरने वाली है, और यही सेम लाइन उसका बॉयफ्रेंड क्रेग भी बोल रहा था। इसका कोई भी जवाब वो जेन को नहीं देती। जेन सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए ऐसा बोल रही है। उसकी बातों से तंग आकर जेन भी वहाँ से चली जाती है। जेन के जाने के बाद एमी को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमी ने 22 साल की उम्र में अबॉर्शन करवाया था और मे भी मरने से पहले उसे सारी गलतियाँ याद आ रही हैं। उधर जेन अपने घर पहुंचती है और कपड़े चेंज करके वो कुछ सैंपल्स को माइक्रोस्कोप से स्टडी करने लगती है। अब यहाँ वो भी सेम वही सॉन्ग सुन रही है जिसे एमी सुन रही थी। ये तो नहीं दिखाया गया कि वो किस चीज़ के सैंपल्स थे, लेकिन अचानक जेन भी पैरानॉइड हो जाती है और वो जल्दी से भागकर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसने अपने घर का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। वो एमी के घर पहुँचती है, लेकिन एमी घर पर नहीं थी और ना ही वो फ़ोन उठा रही थी। तब जेन सीधा अपने भाई जेसन के घर जाती है, जहाँ उसकी वाइफ सुजन की बर्थडे पार्टी चल रही थी और वहाँ उनके साथ 2 गेस्ट बैठे थे। वो सब अच्छी खासी बातचीत कर रहे थे और जेन पजामस में वहाँ पहुँचती है और उनकी बातचीत की धज्जियाँ उड़ा देती है। वो कहती है कि कल वो मरने वाली है, वही सेम लाइन जो एमी ने बोली थी, और जितनी परेशान एमी थी, जेन भी उससे कुछ कम परेशान नहीं लग रही। ये बात बोलकर उसने सभी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था। सुजन के गेस्ट टिली और ब्रायन भी हैरान थे। ये सब सुजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो जेन को वहाँ से भगा देती है। टिली और ब्रायन भी अपने घर जा रहे थे और हम देखते हैं कि वो दोनों भी जेन की भाषा बोल रहे थे। अब उन्हें भी लग रहा था कि कल वो मरने वाले हैं। सेम हाल जेसन और सुजन का भी था। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो यहाँ स्टोरी को पॉज करके पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूवी में चल क्या रहा है। तो ये कल मरने वाला ख्याल एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जा रहा है, बिल्कुल किसी वायरस की तरह। इसका बस जिक्र होने की देर है और ये इंसान के दिमाग को जकड़ रहा है, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कल वो मर जाएगा। मूवी की टैगलाइन यही है कि एमी को लगता है कि कल वो मर जाएगी और ये कंटेजस है, हिंदी में संक्रामक।
किसी लेजेंड ने कहा था कि वायरस से भी जल्दी एक चीज फैलती है और वो है डर। तो ये डर एमी से जेन को लगा, जेन से लगा बाकी चारों को, और अब उन सबको लगता है कि कल वो मर जाएंगे। और इस ख्याल से वो जितने दुखी हैं उतने ही खुश भी हैं, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि उसकी मौत कब आएगी, और अगर उसे पता चल जाए कि कल ही उसकी मौत है तो उसका कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अब जब उन्हें यकीन हो चुका है कि कल वो मर जाएंगे, तो मरने से पहले उन्हें कई सारे काम भी निपटाने हैं। ब्रायन अपने फादर के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब वो कल बचेगा ही नहीं तो उसके फादर का ध्यान कौन रखेगा, ये ख्याल उसके दिमाग में था। इसलिए वो खुद ही अपने फादर को मार देता है ताकि कल को उसके फादर को लाचार ना होना पड़े। उसके डैड के मरते ही टिली उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कन्फेस करती है कि वो सिर्फ उसके डैड की वजह से रुकी हुई थी। ब्रायन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक सभी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि मरने से पहले इंसान सब कुछ सच ही बोलता है। उधर जेसन और सुजन अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं, जिससे वो उसे भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो उनकी बेटी को कौन पालेगा। उधर जेन डॉक्टर के पास जाती है पता लगाने कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि वो पूरी तरह फिट है, लेकिन वो कहती है कि कल वो मरने वाली है, और यहाँ वो उस डॉक्टर को भी इन्फेक्ट कर देती है। वो भी भागता हुआ सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है। इसका मतलब कि वो अपनी वाइफ को भी इन्फेक्ट कर देगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस ख्याल का आउटब्रेक हो चुका है। ये अब कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। फाइनली हम देखते हैं एमी को, जो कि एक ड्यून बगी राइड करने आई थी, क्योंकि मरने से पहले वो ये करना चाहती थी। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं एमी और उसके बॉयफ्रेंड क्रेग को, जो कि क्रेग के भाई के वेकेशन होम में रहने जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। क्रेग ने एक पिज्ज़ा मंगवाया था। क्रेग दरवाजे पर वो पिज्ज़ा लेने जाता है और वहाँ उसे काफ़ी देर लग जाती है। जब वो वापस आता है तो उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले वाला क्रेग नहीं था। वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। एमी उससे पूछती है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि कल वो मर जाएगा। यहाँ में पता चलता है कि मूवी असल में यहाँ से शुरू होती है। मूवी के स्टार्ट में जो कुछ दिखाया गया था वो यहाँ से कनेक्टेड है। क्रेग इन्फेक्ट हुआ पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से, और फिर उसने एमी को इन्फेक्ट किया। यहाँ कन्फर्म होता है कि मूवी के स्टार्ट में एमी कोई सपना नहीं देख रही थी। वो जिस जगह उठी थी वो यही वेकेशन होम था। यह हमें उस पिज्ज़ा बॉक्स से पता चलता है, यानी कि वो क्रेग को वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ गई थी। तो यहाँ तक तो ये मूवी आपको परफेक्टली क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एमी ड्यून बगी की राइड लेती है और ऑब्वियसली वो उस ड्राइवर को भी इन्फेक्ट कर देती है। उधर जेन वापस अपने घर पहुंचकर फिर से उन सैंपल्स को स्टडी करने लगती है। तभी अचानक उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है और वो कहती है तो ये ऐसे एंड होगा। यहाँ सीन कट हो जाता है। हमें नहीं दिखाया जाता कि उसे क्या दिखा। हम देखते हैं एमी को, जो कि उसी वेकेशन होम पर जाती है, और जैसा कि क्रेग ने कहा था वो उसे मरा हुआ मिलता है। उसके पास ही एक गन भी पड़ी थी, जिससे पता चलता है कि उसने सुसाइड किया है। यहाँ ये पता चलता है कि ये ख्याल ऐसा वैसा नहीं है, इससे सच में लोग मर रहे हैं। उधर जेसन और सुजन दोनों बात कर रहे थे और उनकी बातों से पता चल रहा था कि उन्होंने कुछ बहुत ही बुरा किया है, जिसके लिए उन्हें गिल्टी फील करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। अब यहाँ पूरे चांसेस हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। फिर हम देखते हैं जेन को, जो कि दो लड़कियों के पास जाती है, जिनका नाम था स्काई और इरिन। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि जेन बहुत बुरी तरह घायल थी। उसका बहुत सारा खून बह रहा था, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। वो उन दोनों को कहती है कि वो मर रही है। जवाब में वो दोनों कहती हैं कि हम भी मर रहे हैं, और ये जानकर जेन बहुत खुश होती है। सीरियसली इस मूवी में हाई हेलो का तरीका बहुत एडवांस है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अब कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जेन सीधा जाकर उनके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लगती है। जब मरना ही है तो तैरते हुए क्यों नहीं। इधर एमी एक लेदर शॉप पर जाती है, और आपको पता ही है क्यों। वो वहाँ के ओनर से पूछते हैं कि उसे किसी मैमल की स्किन की जैकेट बनवानी है। ऑफ कोर्स यहाँ वो अपनी ही बात कर रही है। वो उसे सारा प्रोसीजर बता देता है, और वो सब सुनने के बाद उसकी राय अपने आप बदल जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो कुछ रॉक्स पर बैठी थी। वो अपने आप को हौसला दे रही थी और कह रही थी इट्स ओके बट आई एम नॉट ओके, और यही सेम लाइन्स उसका बॉयफ्रेंड भी बोल रहा था। और एमी की उलझन के साथ यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। अब यहाँ आपके मन में कई सारे सवाल रह गए हैं, जैसे एमी का क्या हुआ, क्या जेन मर गई, जेसन, सुजन, टिली और ब्रायन का क्या हुआ। लेकिन ये सब सवाल ज़रूरी नहीं हैं। ज़रूरी सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूँ, फिर शायद आपके मन में ये सवाल बचे ही ना। तो सबसे पहले हमें क्लियर हो चुका है कि ये थॉट किस किस तरह फैला, और लोग इससे सच में मर भी रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया गया कि वो कैसे मर रहे थे। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। हमने देखा कि जैसे ही ब्रायन को पता चला कि वो मरने वाला है, उसने खुद से पहले अपने फादर को मार दिया। सेम ऐसा ही जेसन और सुजन ने भी किया अपनी बेटी के साथ। तो जो हमने क्रेग को मरा हुआ देखा था और उसके पास एक गन भी पड़ी थी, क्या इतना काफ़ी है ये तय करने के लिए कि उसने सुसाइड किया है? असल में उसने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा था एमी ने, क्योंकि वो रात को पैरानॉइड हो चुका था, जैसा कि हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा। और जब एमी ने उसे मारा तब वो भी इन्फेक्टेड थी और उसे पूरी तरह यकीन था कि वो मर जाएगा। इसलिए उसकी सफरिंग खत्म करने के लिए उसने क्रेग को मारा होगा, और सुबह होते ही वो अपने घर वापस चली गई।
इसके बाद बारी आती है जेन की। उसे कौन दिखाई दिया था और अचानक वो घायल कैसे हो गई? तो इसका जवाब है कि उसे जेसन और सूजन ने स्टैब किया था। वो उसके घर गए थे और उन्हें देखकर जेन ने कहा था तो ये ऐसे खत्म होगा। उन्होंने जेन को स्टैब किया और वो वापस अपने घर आ गए। घर पर उन्होंने बात भी की कि क्या उन्होंने ठीक किया। यही वो बात थी जिस पे उन्हें गिल्टी फील करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। और वो गिल्टी क्यों नहीं फील कर रहे थे और उन्होंने जेन को क्यों मारा? इसका आंसर सेम ही है, क्योंकि जेन की वजह से उनकी बेटी को मरना पड़ा और अपनी बेटी को उन्होंने जहर या नींद की गोलियां दी थी ताकि वो सोते सोते मर जाए। तो ये थे वो सवाल जिनके जवाबों की सच में ज़रूरत थी। अब ये मूवी आपको उतनी अजीब नहीं लग रही होगी। इसका कॉन्सेप्ट है कि थॉट्स कंटेजियस होते हैं, जो कि बिल्कुल सच है। हमारे थॉट्स और ओपिनियन सच में दूसरों के ऊपर असर डालते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को एक एक्सट्रीम लेवल पर इस फिल्म में दिखाया गया है। अब बस ये फिल्म चाहे ना देख ले। तो फिल्म के एंडिंग से हमें बताने की कोशिश की गई है कि इंसान हमेशा ये कहता है कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन जब मरना होता है तो उसके विचार एकदम बदल जाते हैं। जैसे एमी पूरी तरह तैयार थी मरने के लिए। वो तो अपनी स्किन की जैकेट भी बनवाना चाहती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसा ही बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी है। जब उन्हें यकीन हुआ कि कल वो मर जाएंगे तो उन्हें दुख भी हुआ और खुशी भी। खुश वो इस बात से थे कि जो वो करना चाहते थे वो अब कर पाएंगे। जैसे ब्रायन अपने फादर का खर्चा नहीं उठा पा रहा था और उसने उन्हें मार दिया। टिली ब्रायन से ब्रेकअप करना चाहती थी और उसने कर लिया। जेसन और सूजन जेन को मारना चाहते थे और उन्होंने मार दिया। जेन ने उनकी पार्टी भी तो खराब की थी। एंडिंग के अलावा फिल्म में और भी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं। पहला तो है वो म्यूज़िक। जितनी बार भी एमी उसे सुनती है उतनी बार हम भी उसे सुनते हैं। जितनी बार वो एक दूसरे को कहते हैं कि कल वो मर जाएंगे, उतनी बार हम भी उन्हें सुनते हैं और फिर वो सब सामने देखने लगते हैं। कई मिनट्स तक वो ऐसे ही देखते रहते हैं और ऊपर से उनके ऊपर कुछ रेड ब्लू लाइट्स भी जलती हैं। ये पूरा थीम हमें अनसेटल करने के लिए है। असल में वो सामने नहीं बल्कि हमारी आंखों में देखते हैं और हमें बताते हैं कि कल वो मरने वाले हैं। ये बहुत ही क्लेवर टेक्निक है हमें भी इन्फेक्टेड करने की। हम असल में इन्फेक्टेड तो नहीं होते, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ऐसी मूवीज़ की डिटेल्स और थ्योरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें फैल सकती हैं लेकिन यूट्यूब नोटिफिकेशंस का मुश्किल ही है। लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस मूवी को डायरेक्ट टू टीवी पर रिलीज़ किया गया है। अभी तक ये किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है ये जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली शटर पर ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।